यह दंतरित मुस्कान। इस चैप्टर में अपन लाइन बाय लाइन देखेंगे कि क्या कहना चाहते हैं कवि। जिस जो कविता के जो कवि है उनका नाम नागार्जुन है। तो अपन डिटेल में पहले देखेंगे कि लाइन बाय लाइन की क्या कहना चाह रहे हैं वो, उसके शब्दार्थ भी देखेंगे, कविता के क्या शब्दार्थ है। फिर अपन एकदम शॉर्ट जो समझिए जिसे याद रखना है अपन को वो अपन देखेंगे। तुम्हारी यह दंतरित मुस्कान। दंतरित मतलब क्या होता है? नन्हे नन्हे जिसके दांत निकलते हैं उसके बारे में कहा गया है। मुस्कान मतलब मुस्कुराहट, छोटे बच्चे के बारे में कहा गया है। मतलब दंतरित मतलब नन्हे नन्हे जिसके दांत निकलते हैं, मतलब छोटा बच्चा, छोटे बच्चे के जैसे दांत निकलते हैं उसके बारे में कहा गया है। तो यह पंक्ति एक बच्चे की मुस्कान की ओर इशारा करती है जो दांत निकलने की अवस्था में होता है। कवि उस मासूम मुस्कान से बहुत प्रभावित है। मतलब कवि को बहुत जो मुस्कान है बच्चे की वो बहुत अच्छी लगती है। मृतक में भी डाल देगी जान। मृतक मतलब जो मर गया हो। कवि कहता है कि बच्चे की ये मुस्कान इतनी जीवनदायी नहीं है, मतलब जीवन देने वाली, मतलब इतनी अच्छी है कि यह मरे हुए इंसान में भी जान डाल सकती है। तो कवि यही कहना चाहता है कि जो मर चुका है उसमें भी ये जान डाल दे, इतनी अच्छी स्माइल है छोटे बच्चे की। धूली धूसर तुम्हारे ये गात। धूली मतलब धूल, दूसरा मतलब पीलापन लिए भूरा या मटमैला रंग, मतलब जो शरीर पे जो बच्चा मिट्टी से खेलता है मिट्टी में तो उसके जैसे धूल से सन जाता है ना गाल, पूरा शरीर जो है वो, तो उसका गात मतलब शरीर, जो पूरा जो शरीर है वो धूल से सन जाता है। तो उसके बारे में कहा गया बच्चे का शरीर जो धूल मिट्टी से सना हुआ है वह भी उसे बहुत प्यारा लगता है। मतलब कवि को जो है वो भी बहुत अच्छा लगता है। वह इस साधारण शरीर में भी सुंदरता देखता है। जो ये साधारण शरीर है मतलब धूल मिट्टी से लगा हुआ है वो भी अब कवि को बहुत अच्छा लगने लगता है। कवि ऐसे कहते हैं, छोड़कर तराब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। मतलब जलजात मतलब जो जल में उत्पन्न हो, जो कि कमल। मतलब कवि कहता है कि तालाब में खिलने वाले कमल जैसे फूल अब उसकी झोपड़ी में खिलने लगे हैं, बच्चे की मुस्कान के रूप में खिलने लगे हैं। मतलब जैसे जो तालाब में कमल उगता है तो लेकिन ऐसा लग रहा है कि कवि की झोपड़ी में खिल रहे हैं जलजात। जलजात मतलब कमल का जो फूल है वो कवि की झोपड़ी में खिल रहा है। किसके रूप में? बच्चे की मुस्कान के रूप में। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण। परस मतलब स्पर्श, छूना मतलब टच करना किसी को। तो तुम्हारे स्पर्श से ही जीवन की अनुभूति होती है। तुम्हारा स्पर्श पाके ही मेरे ये प्राण यानी जीवन है। मतलब कवि कहते हैं परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, मतलब कि तुम्हारा जो टच है, जैसे तुम टच करते हो मुझे, मेरे को पूरा अच्छा लगता है। तुम्हारा टच ही मेरे लिए मेरा जीवन है। पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। और यहाँ पे यह कहा गया कठिन मतलब एकदम कठोर, जो रॉक है उसके बारे में बात की। पत्थर, पाषाण मतलब पत्थर, रॉक जो है उसके बारे में कहा गया है। कवि कहता है कि तुम्हारी मुस्कान इतनी कोमल और असरदार है कि जो पत्थर जैसे कठोर दिल को भी पिघलाकर पानी बना सकते हैं। मतलब जो कठोर एकदम पत्थर है वो भी पानी बन जाएगा। मतलब कठोर हृदय वाले है वो भी इस मुस्कान पर प्रभावित हो जाएंगे, मतलब वो भी इस मुस्कान से अट्रैक्ट हो जाएंगे, यह कहना चाहता है कवि। छू गया तुम्हें कि झड़ने लगे शेफालिका के फूल। शेफालिका क्या होता है? एक पौधा होता है जिसमें कि सुंदर फूल आते हैं। तो मतलब कवि कहते हैं जैसे ही तुमने किसी चीज को छू लिया तो उसमें से शेफालिका के फूल झड़ने लगे, यानी वातावरण और सुंदर हो गया तुम्हारे छूने से, छूने मात्र से ही ऐसा हो गया। कवि कहते हैं बांस था कि बबूल। कवि सोचता है कि जो पेड़ पहले बबूल यानी कांटेदार जैसे थे अब बांस जैसे सीधे साधे और उपयोगी लगने लगे हैं। कवि कहते हैं कि मतलब जो बबूल जो कि पहले जिस पे कांटे लगे हुए रहते थे अब वो एकदम सीधे साधे हो गए। किससे? सिर्फ बच्चे के छूने मात्र से ही। मतलब छुआ बच्चे ने तो बबूल जो कांटेदार वृक्ष था, पेड़ था, वो भी अब एकदम बांस जैसा हो गया, सीधा साधा हो गया। तुम मुझे प्यारे नहीं रहोगे? यह सवाल है कवि को। डर लगता है कि यह मासूम बच्चा बड़ा होकर बदल तो नहीं जाएगा। तो कवि कहते हैं कि तुम मुझे प्यारे नहीं रहोगे, ऐसा देखते ही रहोगे अनिमेष। मतलब अनिमेष ने बिना पलक झपकाए, मतलब कवि को वो पहचान नहीं पा रहा ना बच्चा। तो क्योंकि कवि जो है काफी दिन बाद घर लौट कर आया तो कवि जो है बताता है कि देखते ही रहोगे तो तुम अनिमेष, मतलब बिना पलक झपकाए क्या मुझे देखते ही रहोगे एक टक। तो ऐसा कवि कहते हैं। बच्चा बिना पलके झपकाए कवि को देख रहा है जो उसे बहुत आकर्षक लगता है, मतलब कवि को बहुत अच्छा लगता है। थक गए हो? मतलब कवि पूछता है कि अगर तुमने इतनी देर से मेरे से लगातार देख रहा है तो तुम थक गए होंगे। क्या तुम थक गए हो इतनी देर मुस्कुराते और देखते हुए मुझे एक नजर से?
आँख लूँ मैं फेर, मतलब मैं आँख हटा लूँ। तो कवि खुद से पूछता है क्या अब मैं अपनी नज़रों फेर लूँ, क्योंकि वो इस मुस्कान को देखे जा रहा है। मतलब जो कवि जो है वो बच्चों को देखे जा रहा है, बच्चा भी जो है वो भी कवि को देखे जा रहा है। तो खुद बोलता है कि मैं क्या अपनी नज़रें हटा लूँ, कि तुम तो हटा नहीं रहे। इसलिए कवि ऐसा कहते हैं, क्या हुआ यदि हो सके परिचित ना पहली बार। मतलब परिचित मतलब जिसे पहले से जानते हो। ये वो जो पिताजी हैं बच्चे के, जो पिताजी हैं मतलब जो खुद कवि हैं, वो काफ़ी दिन बाद आए हैं, तो वो बच्चा जो है उसे जान नहीं पाया है। तो वो कवि जो कहते हैं कि क्या हो गया अगर अपन पहली बार में परिचित नहीं हो पाए, मतलब तुम मेरे को नहीं जान पाए तो क्या हुआ। अगर मैं पहले से ही तुम्हें नहीं जानता तो क्या फ़र्क पड़ता है, अब तो जान गया ना। मतलब अब बोल रहा है कि अब तुम मुझे जान जाओगे, मैं भी तुम्हें जान जाऊँगा। तो कवि ये कहते हैं कि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज। माध्यम मतलब साधन, जरिया। मतलब अगर तुम्हारी माँ जो है मीडियम नहीं बनी होती तो मैं ना देख सकता, मैं ना पाता जान। तो कवि क्या कहते, कवि मानता है कि यदि माँ ना होती तो वे इस मुस्कान को देख नहीं पाते। माँ ही माध्यम बनी, माँ के कारण ही इस सुंदर जो मनमोहित मुस्कान है उसको कवि देख पा रहे हैं। यदि माँ ना होती तो वे इस मुस्कान को देख नहीं पाता, ना ही उसका महत्व समझ पाता। तुम्हारी ये दंतित मुस्कान, फिर से वही मुस्कान की महिमा दोहराई जा रही है जो कि बहुत खास है। मतलब जो दांत वाली, जो आगे के दांत निकले हुए उस मुस्कान के बारे में बात कर रहे हैं कवि। धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। कवि कहता है कि तुम यानी कि बच्चा जो है वो भी धन्य है और तुम्हारी माँ भी धन्य है जिनसे तुम्हें जन्म दिया है। चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। चिर मतलब जो बहुत दिनों से बाद आया हो, प्रवासी मतलब प्रदेश में रहने वाला, दूसरे जगह रहने वाला, इतर मतलब अन्य कोई और। कवि कहते हैं कि वह हमेशा बाहर रहने वाला व्यक्ति रहा है, लेकिन इस बच्चे की मुस्कान ने उसे अपनापन दिया। मतलब पहले कवि बताते ना कि मैं तो आया दूर से हूँ, इससे तुम मुझे जान नहीं पा रहे होंगे, मैं तो अन्य हूँ तुम्हारे लिए। तो ऐसे कवि कहते हैं, मतलब जो बच्चा है खुद अपने पिताजी को नहीं जान पा रहा है, तो वो कवि बताते हैं। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा होगा संपर्क। अतिथि मतलब मेहमान, संपर्क मतलब संबंध। तुम्हारे इस दुनिया में कोई गहरा संबंध नहीं है, फिर भी तुम इतने प्रिय लग रहे हो। मेरा कवि कहते हैं कि अभी तुम मुझे नहीं जान पा रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारा पिताजी हूँ, लेकिन अभी तुम्हारा और मेरा कोई, तुम्हें लगता होगा ये कौन है, मतलब अपना कोई अभी संबंध नहीं, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हारा पिताजी हूँ, फिर भी तुम इतने प्रिय लगते हो मुझे। तुम मुझे जानते नहीं हो, फिर भी तुम मुझे इतने प्रिय लगते हो, इतने अच्छे लगते हो। उंगलियां माँ की कराती है मधुपर्क। मधुपर्क मतलब क्या होता है, पूजा के लिए बनाया गया दही, घी, जल, चीनी और शहद का मिश्रण, जिसे पंचामृत भी कहते हैं। माँ की गोद को कवि डोली कहता है, जो बच्चे के मधुपर्क यानी कि एक जो पंचामृत है वह देती है। देखते तुम इधर कनकी मार और होती जबकि आंखें चार। कनकी मतलब दूसरे से नजर बचाकर देखना, तिरछी नजरों से देखना। मतलब कभी जैसे अपन तिरछी नजरों से देखते हैं ना बच्चे को, तो वो आंखें चार होती है तब, मतलब आंखें चार मतलब जब आंखें अपनी एक दूसरे से अपन आंखें मिलती है तब बच्चा जो है वो वापस स्माइल करता है, दंतित मुस्कान उसकी देखने को मिलती है। मतलब जो कवि है वो बताता है कि बच्चा जो है छोटा वो एक ही तिरछी नजर से देख रहा है उनके पिताजी को, अब कवि को वो एकदम तिरछी नजरों से देख रहा है। और जब दोनों की आंखें जब मिलती है तो बच्चा जो है स्माइल करने लग जाता है। तब तुम्हारी ये दंतित मुस्कान, मतलब तो उस समय बच्चा जो है वो मुस्कुराता है, वह मुस्कान अतुलनीय। मतलब जब भी दोनों की आंखें मिलती है तब जो बच्चे की स्माइल है वो काफ़ी अच्छी लगती है, अतुलनीय है, मतलब इनकम्पेरेबल है, उससे किसी चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते। मुझे लगती बड़ी हो छविमान। कवि छविमान वाला सुंदर, जो मुस्कान है वो इतनी अच्छी लगती है, कवि को वह मुस्कान बहुत सुंदर और प्रभावशाली लगती है, जैसे कोई दिव्य छवि। यह कविता एक नवजात शिशु की मुस्कान पर केंद्रित है, जिसे कवि ने दंतित मुस्कान यानी कि दांत निकलते हुए मुस्कान कहा है। कवि को यह मुस्कान इतनी मासूम, पवित्र और जीवनदायिनी लगती है कि वह उसे मृत चीज़ों में भी प्राण डालने वाले मानते हैं। मतलब कवि को लगता है जो मर गया है इंसान उसमें भी ये, उसको भी ये जिंदा करेगी। तो कवि मुस्कान की तारीफ करता है इस पूरी पोयम में। यह मुस्कान कवि को जीवन की नई ऊर्जा और आशा से भर देती है। वह इसे तालाब में खिले कमल की तरह मानते हैं, जो झोपड़ी में भी सुंदरता ला सकते हैं। मतलब जैसे कमल जो होता है वो तालाब में खिलता है, लेकिन कवि क्या मानते हैं कि ये उनकी झोपड़ी में खिला है कमल, वैसे उन्हें मानते हैं। कवि मानते हैं कि यदि माँ इस मुस्कान का माध्यम ना होती तो वह इसे कभी नहीं देख पाते, कि माँ ही माध्यम बनी है इतनी प्यारी मुस्कान
माँ के माध्यम से ही देख पा रहे हैं कवि। यह मुस्कान प्रकृति की सुंदरतम स्पर्शों से भी अधिक गौरवपूर्ण लगती है, मतलब प्रकृति जो है उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है ये स्माइल कवि को। अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यह मुस्कान उनके लिए अद्भुत और दिव्य अनुभूति है जो उन्हें गहरे आत्मिक स्तर पर छूती है, मतलब उनको एकदम अच्छी लगती है, उनके एकदम दिल को छू जाती है।